बेसिक ऑफ सिविल साइड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सिविल साइड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन लाया हूँ। उस साइंस में बेसिकली फिजिक्स के क्वेश्चन लाया हूँ और स्टार्ट करता हूँ। जैसे कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। ठीक है। अब जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष बेसिकली दूरी की इकाई है। ठीक है। एम्पियर मात्रक होता है, तो एम्पियर जो मात्रक होता है वो विद्युत धारा का मात्रक होता है। ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो जो समय का मात्रक नहीं है तो वो प्रकाश वर्ष नहीं है। पार्सेक जो है, पार्सेक इकाई है, तो जो पार्सेक है वो दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है, इसलिए इसका आंसर आएगा ए, दूरी। अगली बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जो डेसिबल है, पहली बात करते हैं डेसिबल। डेसिबल विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है, बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति जो शक्ति की इकाई है ये भी बिल्कुल सही है। समुद्री मील जो है दूरी की इकाई है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन सेल्सियस जो ऊष्मा की मात्रक नहीं होती, सेल्सियस जो टेम्परेचर का मात्रक होता है लेकिन ऊष्मा का मात्रक नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि जो ज्योति ल्यूमेन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ठीक। दाब का मात्रक क्या है, तो दाब का मात्रक पास्कल है। इसकी यूनिट जो रहती है न्यूटन mm स्क्वायर है। ठीक है। अब कैंडिला किसका मात्रक है, कैंडिला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है, जो ही यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी एएसएम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। कि जो यंग प्रत्याष्ठा है ये किसका मात्रक है, तो यंग प्रत्याष्ठा बेसिकली न्यूटन मीटर स्क्वायर जो यंग प्रत्याष्ठा का मात्रक है। निम्न युग्मों में से किस भौतिक राशियों में समान विमीय सूत्र नहीं है, तो इनमें कौन से में विमीय सूत्र नहीं है, तो कार्य और ऊर्जा वाला जो है इसमें समान विमीय सूत्र नहीं है। और निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, तो इसमें जो ऊर्जा है वो एक अदिश राशि है। संवेग जो है और बलागुण, और ये बलागुण और संवेग जो सदिश राशि है। ठीक है। अब बात करते हैं निम्न में से सदिश राशि कौन सी है, तो जो वेग है वो सदिश राशि है। ठीक है। पदार्थ के संवेग और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं संवेग और वेग के गुणनफल को बल बोलते हैं। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन वाला बल लगाया जाए तो उत्पन्न वाला त्वरण क्या होगा। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ कि जो है आपको पता होगा कि जो फोर्स रहता है वो मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर होता है। ठीक है। अब अपने को यहाँ पे जो है ये न्यूटन जो है 5 न्यूटन जो है ये आपका फोर्स है, देन 5 न्यूटन आपका फोर्स है, आपका मास दे रखा है 2 kg। ठीक है। इनटू एक्सीलरेशन या ग्रेविटी एक ही चीज़ है, क्योंकि इन दोनों की यूनिट जो होती है, इसने पूछा ये त्वरण, तो आप सॉरी हाँ, तो यहाँ पे ए फॉर एक्सीलरेशन या त्वरण। ठीक है। तो ये दो जो उधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा, तो और कुछ ऐसा कैलकुलेशन होगा, तो उसका फाइनली आंसर जो आएगा वो आएगा जो 5 का आधा क्या होता है 2.5, तो जो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन की यूनिट जो रहती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और एक्सीलरेशन को मैं और डिटेल में डिस्क्राइब करूँ तो क्या होता है कि जो वेग रहता है, वेग को समय से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सीलरेशन आ जाता है 2 सेकंड में। इसको भी आपको अच्छे से रिप्रेजेंट, देखो मैंने इस कैप्चर में आपको बताया है कि जो वेग रहता है उसकी यूनिट क्या रहती है, तो वेग की यूनिट रहती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ये मीटर पर सेकेंड वेग की यूनिट हो गई। अब एक्सीलरेशन जो रहता है, एक्सीलरेशन निकालने के लिए वेग को जो टाइम से डिवाइड करते हैं, तो एक्सीलरेशन वेग को मैंने टाइम से डिवाइड किया, तो देन फाइनली एक्सीलरेशन की यूनिट आ गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक। कि किसी स्थिर और गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई भारी बल नहीं लगाया जाता है। देखो ये जो नियम है ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है।
यह जो नियम है ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। और न्यूटन की गति का प्रथम नियम बोलता है कि जैसे कि कोई वस्तु अपनी जो गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहेगी, या फिर वो स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल एक्ट नहीं करे। वही नियम यहाँ पे फॉलो हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है के सिद्धांत राकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो राकेट है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बेसिकली जो राकेट रहता है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। राकेट जो है बेसिकली जो राकेट रहता है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है कि चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाती हैं तो उसमें बैठे हुए यात्री की दिशा में गिरते हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि चलती हुई बस में अपन ब्रेक लगाते हैं तो जो व्यक्ति है वो किस दिशा में गिरेगा, मैं ये बताता हूँ कि ये मान लो ये पर्सन बैठा है, ये पर्सन की इमेज है। ठीक है, ये हाथ पाँव थोड़ी सी लिए समझने के लिए चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, तो समझाइए। तो ये वैसे बेसिकली न्यूटन की गति का प्रथम नियम है यहाँ पे। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ कि चलती हुई अचानक ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है कि जो गाड़ी जो रहती है वो आगे की तरफ मोशन कर रही होती है। ठीक है, आगे की तरफ मोशन कर रही होती है गाड़ी या बस जो भी है वो आगे की तरफ मोशन कर रही होती है, तो उसके जो व्यक्ति के जो पैर रहते हैं वो भी उसके साथ मोशन कर रहा होता है, उसकी आगे वाली बॉडी भी मोशन कर रही होती है। जब गाड़ी में ब्रेक लगाया जाता है तो उसके जो पाँव रहते हैं, ये जो फुट रहते हैं, ये तो उस बॉडी के साथ गति बॉडी के साथ जब ब्रेक लगाते हैं तो ये उसकी गति रुक जाती है, लेकिन इस वाले पोर्शन की गति रुकती नहीं है और ये पोर्शन जो है आगे की तरफ झुक जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी बता रहा हूँ मैं कि इनमें तो ये बता रहा है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम लगेगा इसमें, लेकिन मैं एक चीज़ आपको ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन एक ये भी आता है कि जब गाड़ी में एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, और गाड़ी में अचानक से ब्रेक लगा दिया जाता है तो उसका जो पीठ रहता है वो किस दिशा में झुकेगा, तो वो आगे की ओर झुकेगा। वो ऐसा क्यों होगा? वो ऐसा ये इसलिए होगा कि उस समय जो है उसका जो पैर रहेगा वो तो स्टॉप हो जाएंगे, वो गाड़ी के साथ रुक जाएंगे, लेकिन उसका ये वाला पोर्शन रहेगा वो गाड़ी के साथ रुके नहीं का और वो आगे की तरफ मोशन कर जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत वेरी आईएमपी, ये कॉन्सेप्ट जो है रेलवे की एग्ज़ाम हुई, ये कॉन्सेप्ट आपका जो है रेलवे की एग्ज़ाम हुई। ठीक है, रेलवे हुआ या फिर पीईबी हुई या एसएससी हुई, तीनों एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ। अब बात करते हैं कि बल गुणनफल होता है, तो बल जो है फोर्स जो रहता है वो है मास और एक्सीलरेशन का इनटू रहता है। मतलब क्या होता है कि मैंने पहले भी आपको एक्सीलरेशन निकालने के लिए ये चीज़ बताई थी कि त्वरण निकालने के लिए जो बल रहता है वो मास और द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल रहता है। तो अपना ऑप्शन जो है बी सही रहेगा इसमें, कि बॉडी का जो वेट रहता है वह तो इसका सही आंसर जो होगा वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा कि जो बॉडी का वेट रहता है ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा रहता है। देखो मैंने इसमें ये चीज़ बताई कि जो पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान 6 गुना कम रहता है, ये चीज़ बताई। इसको सोल्व करके मैं अब इस हिसाब से मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने सोल्व करूँगा। इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने सोल्व करूँगा। ठीक है, अर्थ है, अर्थ पे किसी व्यक्ति का जो वेट है वो 600 किलो न्यूटन है, तो चंद्रमा में उससे 6 गुना कम रहेगा। तो मून पे जो है, मून पे निकालने के लिए सीधा उसमें 6 का डिवाइड कर दो आप। एक न्यूटन में, सॉरी न्यूटन में मैं केजी में समझा, ठीक है, तो उसका 600 से डिवाइड कर दिया तो 1000 इसका आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा डी 1000। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना कि पृथ्वी की सतह पर किसी का भार जो है
29.4 है, 29.4 है, तो उसका द्रव्यमान याद कीजिए। देखो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था अभी कि जो वेट रहता है वो mg जो रहता है वेट इज इक्वल टू mg मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो रहता है उनका जो मल्टीप्लाई रहता है वो वेट रहता है। अब यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ जो वेट दे रखा है वो दे रखा है 29.4, ठीक है। और अपने को निकालना है मास को, अपन को याद करना है। देन जो ग्रेविटी रहती है उसकी वैल्यू वैसे 9.81 रहती है पृथ्वी पर, लेकिन मैं इसको अप्रॉक्स 10 मान रहा हूँ ताकि सॉल्यूशन में आसानी रहे। ठीक है, मैं आगे थोड़ा सा इसको सोल्व करता हूँ। ठीक है, इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि जो मास इंटू एक्सीलरेशन की वैल्यू मैंने 10 मानी। ये जो था वेट की वैल्यू दे रखी थी 29.4 दे रखी थी, उसको 29.4 को मैंने 10 से डिवाइड किया। 10 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आई वो है 2.94 आई। और जो 2.94 आई, जो वैल्यू 2.94 आई अपनी 2.94 अपनी जो वैल्यू आई उसको अप्रोक्स मैंने 3 मान लिया। ठीक है, तो इसका फाइनली आंसर आ जाएगा 3 kg। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंचाई पर उछाल लगा सकता है, क्यों? देखो एक क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसका कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ कि चंद्रमा पे इंसान कूदेगा तो ज़्यादा ऊपर उछलेगा एज़ कम्पेयर टू पृथ्वी पर। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जो चंद्रमा रहता है उस पर गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू जो है पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम रहती है। तो ये सीधा ऑप्शन आपका ये सीधा ऑप्शन निकलेगा कि चंद्रमा के तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यंत अल्प होता है। बस ये कॉन्सेप्ट आपको मिल गया। आपके इसी कॉन्सेप्ट से आपके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। देखो, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके ताप को 9 सेंटीग्रेड मतलब 9 सेंटीग्रेड से गिराकर 3 सेंटीग्रेड तक ले जाया जाए। तो पहले उसका आयतन घटेगा, देन उसका आयतन फिर बाद में बढ़ेगा। इसका लंबा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं अगली वीडियो में इसको रिप्रेजेंट करूँगा आपको। एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रहा है। ये चीज़ बता रहा है कि एक बीकर है, ये वाटर है, इसके अंदर सपोज करें बर्फ़ का टुकड़ा है, बर्फ़ तैर रहा है। जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगा तो बीकर के तल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल में जो है यहाँ पे पास्कल्स लॉ लग रहा है। पास्कल लॉ लग रहा है, इसको भी मैं बाद में बताऊँगा। अभी आप केवल ये समझ लीजिए कि इसका आंसर ये होगा इसका आंसर ये होगा उतना ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं है। इस पास्कल लॉ को मैं अच्छे से समझाऊंगा किसी वीडियो में। क्वेश्चन क्या है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। वजह यह रहती है कि पानी के जमने से बर्फ़ फैलता है और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। और एक्चुअल में देखो, मान लो ये आपकी बोतल है, इसमें पानी भर रखा है आपने, ठीक है, ये पानी मान लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो इसका जो है वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। और इस जो बोतल जो है एक्चुअल में इस बोतल का जो वॉल्यूम है इस बोतल का जो वॉल्यूम है उससे इस वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा और ये बोतल में एक्सपांशन आ जाएगा, बोतल फट जाएगी। कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि चलना जो रहता है वो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन रहता है, घर्षण का रहता है कि जो जगह जितनी रफ होगी, खड़दूरी रहेगी, उस पर चलना उतना आसान रहेगा। लेकिन बर्फ़ में तो बर्फ़ और चलने वाले के पैर के बीच में जो घर्षण है वो बल बहुत ख़त्म हो जाता है, घर्षण बहुत कम होता है। इसलिए तो इसका आंसर जो जब बर्फ़ पर सड़क सख्त होती है, ये गलत, बर्फ़ पर सड़क सख्त नहीं होती है, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है इसका। फिर जब हम अब अपने पैर से धक्का देते हैं, जो बर्फ़ पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, ये भी गलत। कि जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ़ में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करता है नहीं करता है, तो ये भी गलत है। आपका लास्ट ऑप्शन आपका सही है कि जो बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें जो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज, देखो जो नदी का वाटर रहता है और एक समुद्र का वाटर रहता है। तो जो नदी का वाटर रहता है उसमें जो साल्ट है, नमक कंटेंट बहुत कम रहता है, और समुद्र के वाटर में जो है नमक कंटेंट ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो जो समुद्र का वाटर रहता है इसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है,
इसकी डेंसिटी ज़्यादा रहती है और इसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम रहती है। ठीक है, इसी कारण क्या होता है कि जब जब एक जहाज जो है नदी से समुद्र में जाता है तो वो थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा ऊपर उड़ जाएगा। ये क्वेश्चन है कि लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है और पानी में क्यों डूब जाती है। देखो, मैं ऑप्शन पढ़ूँ ना पढ़ूँ, पर मैं आपको क्वेश्चन पढ़ते हैं उसका पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, आप उसके कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, प्लीज़ ऑप्शन पे फोकस मत करना। ठीक है, तो जो पारा पारा रहता है, आपका जो पारा रहता है, जो पारा रहता है, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या बोल रखा है इसने, पानी बोल रखा है, या वाटर लिख लो आप, वाटर, ठीक है, या पानी, जो भी है आप लिख लो, दोनों लिख लीजिए। तो जो पारे की जो डेंसिटी रहती है या घनत्व रहता है, पारे का जो घनत्व रहता है और वाटर का जो घनत्व रहता है, जो पारे का घनत्व रहता है वाटर के घनत्व से ज़्यादा रहता है। इसी कारण क्या होता है कि जो सुई रहती है, जो आपकी लोहे की जो कील रहती है, सुई नहीं कील है, कई वाले क्वेश्चन में सुई भी आता है, तो ये कील है, जो कील रहती है वो तैरती है, तो ये सीधा लिखा होगा। या फिर ठीक है, वही कॉन्सेप्ट होगा इसमें। लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम कम होती है, ये आपका बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, दूसरी चीज़, जब लोहे का भार पानी से अधिक होता है और पानी से कम, या लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है और पानी से कम, आपका जो सी ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट सही है। ठीक है, ठीक है, ये आपके मैंने अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन में आने आपको स्पेशल फॉर पीईबी, जेल फेरी और एसएससी या रेलवे, किन्हीं भी एग्ज़ाम के लिए बहुत आईएमपी और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मैंने आपको बताए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर करें। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि जो बर्फ़ रहता है उस पर चलना कठिन इसलिए होता है क्योंकि बर्फ़ जो है, बर्फ़ और आदमी के जो पाँव रहते हैं या पर्सन के जो पाँव रहते हैं उनके बीच जो फ्रिक्शन रहता है वो बहुत कम रहता है, इस वजह से चलना बहुत कम कम होता है और कठिन होता है। देखो, पहला क्वेश्चन है, बर्फ़ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ़ से सख्त होती है जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, वो गलत है। लास्ट वाला ऑप्शन आपका सही है कि बर्फ़ से सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, मतलब फ्रिक्शन, जहाँ फ्रिक्शन जितना होगा वहाँ चलना उतना आसान रहेगा, जहाँ फ्रिक्शन जितना कम होगा वहाँ चलना उतना आसान रहेगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, डी वाला ऑप्शन, कि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो तब जहाज का जो स्तर होता है, जहाज थोड़ा ऊपर उठ जाता है। वजह क्या रहती है कि जो नदी के पानी की जो डेंसिटी रहती है और बर्फ़ के पानी की जो डेंसिटी रहती है, नदी के पानी की जो होता ये है कि जो नदी के पानी की जो डेंसिटी रहती है और नॉर्मल जो समुद्र के पानी की डेंसिटी ज़्यादा रहती है, इस वजह से वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या रहेगा भाई साहब, ये रहेगा, थोड़ा ऊपर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन की बजाय कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो आप ये मत सोचना कि सर ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, ये वाली चीज़ मत रखना। देखो, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि देखो, इसमें भी जो कॉन्सेप्ट है आपका, वो क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, वो कॉन्सेप्ट लग रहा है आपका डेंसिटी का। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट जो डेंसिटी का है, तो देखो लोहे डेंसिटी का कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है। ठीक है, बात कर रहा हूँ कि लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होती है। इसमें ये वाली चीज़ तो रासायनिक क्रिया का तो कोई मैंने पहले बता दिया कि इसमें डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, लोहे का भार पानी से अधिक होता है, पारे से कम होता है, या लोहे का घनत्व पानी से अधिक और पारे से कम। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, इसका ऑप्शन आएगा सी। मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बता दी थी। ऊपर वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में जो है आपका जो है डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगा था, तो इसमें क्या है कि जो पानी की डेंसिटी रहती है वह लोहे की डेंसिटी से ज़्यादा रहती है, इसलिए वो उस पर तैरता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का अधिकतम घनत्व कितने सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रहता है। तो पानी का जो अधिकतम घनत्व रहता है 4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रहता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन कि वस्तु की मात्रा बदलने पर परिवर्तित रहता है। ये भी डेंसिटी का द्रव्यमान जो है वस्तु की मात्रा बदलने पर भी अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि जो मास रहता है, जो द्रव्यमान रहता है, उस पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये वाली पूरा कॉन्सेप्ट मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैं रिप्रेजेंट किया था, उसमें मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया, वो वीडियो ज़रूर देखना आप, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बताते हैं समुद्र में प्लवन करते करते आइसबर्ग का कितना बाकी है। तो फ्रैक्चर नॉलेज है 1.10, ये रट लेना, ये बहुत IMP क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है ये, इसको बिल्कुल रट लेना आप, ठीक है। देखो बर्फ़ जो है, बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, और क्या होता है एक्चुअल में, क्या होता है कि जो उनका गलनांक होता है कम हो जाता है। कम कैसे हो जाता है, इसके कॉन्सेप्ट में पूरा बताता हूँ कि अधिक दाब पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। मतलब अगर वो बर्फ़ 0 सेंटीग्रेड पर पिघल रहा होगा, ठीक है, तो वो अब जो है -1 सेंटीग्रेड पर पिघलेगा। ये होता है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो प्रेशर जो रहता है, प्रेशर बढ़ाने पर या दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का जो घनत्व है वो घट जाता है, ठीक है। ये हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही स्याही निकलने लगती है, ठीक है। ये जो है, इसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु दाब का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायु दाब का कॉन्सेप्ट लग रहा है। होता क्या है कि जैसे अपन पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहता है कम होता है, और इसलिए क्या होता है कि ये देखो, पहला वायु दाब में कमी के कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, और जो इंक रहती है, वो जो पर्टिकुलर इंक उसके अंदर जो भरी हुई है, वो अपन ने अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भरी है, ठीक है। और जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से आप ऊपर जाओगे, तो जो आपका प्रेशर है उसकी वैल्यू घटती जाएगी, ठीक है। इस वजह से क्या होगा कि जो आपकी इंक है वो जो है उस पेन से बाहर निकल जाएगी। तो आपको एग्जैक्ट आंसर क्या है कि वायु दाब जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, उसमें कमी के कारण ये चीज़ें होती है। देखिए मैं इस वीडियो में आपको क्या बता रहा हूँ, आपको मैं कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ें बता रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि भैया ये मेरा क्वेश्चन बड़ा ऊंचाई की जगहों पर पानी जो है वो जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है। ये क्वेश्चन बड़ा और बता दिया कि इसका C आंसर है कि D आंसर, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। उसके पीछे मैं कॉन्सेप्ट पूरा आपको बता रहा हूँ। तो आपकी जो बेसिकली कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग है वो मेरी वीडियो देखने पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी आपकी। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलने लगता है, वहाँ भी यही कॉन्सेप्ट है कि जो वायु दाब है, क्योंकि वायु दाब कम हो जाता है अतः उबलने के बिंदु नीचे आ जाता है। सीधा पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ मैं अप्रोच करता हूँ। आप मेरी वीडियो आप अगर देखोगे तो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो क्वेश्चन को ट्रीट करने की एक्चुअल क्या रहती है वो पूरी क्लियर हो जाएगी। और मैं किसी भी क्वेश्चन को MCQ करवाता हूँ तो उसके आसपास के 4 MCQ और कवर करता हूँ। तो बेसिकली अगर मैं आपको 30 क्वेश्चन एक दिन में करवा रहा हूँ ना, तो आपके इंटू 4 कर लीजिए आप, 4 कॉन्सेप्ट और नए तैयार करते हैं, आपको मात्र 20 मिनट या 15 मिनट में 120 क्वेश्चन तैयार होने हैं। वायुमंडल वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात को संकेत करती है। देखो इसमें क्या है, इसमें 3 कॉन्सेप्ट है। मैं पहली चीज़ तो बता देता हूँ कि वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट से क्या होता है। अचानक गिरावट से ये तूफान आने की चीज़ों को बता रहा है। अचानक गिरावट से तूफान आने की बता रहा है। अगर वो स्थिर तथा शांत है, या अगर वो धीरे धीरे गिर रहा है ना, तो क्या होगा, वो ये बताएगा कि मौसम साफ हो जाएगा। और उसका तापमान अगर उसका वो तापमान का जो पैमाना है ऊपर उठ रहा है, तो समझ लेना कि बारिश होने की संभावना है। ये 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि देखो दाब बढ़ाने पर जो है गलनांक घट जाता है, तो उसमें खाना जल्दी पक जाता है। इसका कॉन्सेप्ट ये होगा, 100 सेंटीग्रेड पर ही उबलता है, लेकिन दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक हो जाती है। देखो पहला क्या है, अधिक दाब पर पानी कम ताप पर उबलने लगता है। अधिक दाब पर पानी अधिक ताप
तापक्रम पर उबलने लगता है, या पानी 100 सेंटीग्रेड पर ही उबलता है लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक हो जाती है। डेफिनेटली सी का आंसर ज़्यादा सही है इसका। ठीक है, अब है हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। क्या होता है कि जैसे जैसे ऊपर जाता है, वही एटमॉस्फेरिक कॉन्सेप्ट, जो एटमॉस्फेरिक जो वायुमंडलीय दाब है उसका कॉन्सेप्ट है। होता क्या है कि जैसे जैसे ऊपर जाता है तो क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब जो घट जाता है, और जो गुब्बारे के अंदर जो वायु दाब है वो बढ़ जाता है, वो गुब्बारा फट जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा डी। देखो, चाबी भरी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, ये तो मैंने ये जो कॉन्सेप्ट है अगला 46वां क्वेश्चन है, ये भी स्थितिज ऊर्जा का ये क्वेश्चन है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसके आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसा पदार्थ में पाया जाता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा के कारण ऐसा होता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा के कारण ऐसा होता है। ठीक है, निम्न में से किसे गतिज ऊर्जा नहीं है? निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो देखो, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो है वो है 1/2 mv²। फार्मूला भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं फार्मूला बता रहा हूँ कि इसका फार्मूला ये है। ठीक, मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि जो आसपास की पूरी चीज़ें भी आपकी कवर हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि गतिज ऊर्जा, निम्न में से गतिज ऊर्जा नहीं है। देखो, गतिज ऊर्जा जो है काइनेटिक एनर्जी किस में नहीं है? तो चली हुई गोली में बिल्कुल गतिज ऊर्जा है इसमें, तो ये ऑप्शन आपका गलत। फिर बहता हुआ पानी में, ये भी ऑप्शन गलत। और चलता हथौड़ा में या खींची हुई धनुष में, चलते हुए हथौड़े में भी गतिज ऊर्जा होती है, तो फाइनली आंसर आएगा खींचा हुआ धनुष में। जब धनुष को खींच के रखते हैं तो उसमें इस तरह की ऊर्जा होती है। ठीक है, अब देखो, अब 48वां क्वेश्चन, 48वां क्वेश्चन देखिए आप कि 48वां क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 आपका क्या बोल रहा है, देखते हैं। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी होती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। मैंने अभी जस्ट आपको फार्मूला बताया कि जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, मैंने अभी आपको एक फार्मूला बताया था 1/2 mv²। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप अगर उसकी गति, ये जो रहती है, ये उसकी गति रहती है, ये गति रहती है, और ये जो रहता है उसका द्रव्यमान रहता है। ठीक है, तो देखिए, मैं नॉर्मली पेन थोड़ा मेरा सही चल नहीं रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। पेन को मैं चेंज करने के बाद आपको बहुत अच्छे से लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन आज के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम झेल लीजिए आप। कि सबसे पहली चीज़ है कि 1/2 mv² जो फार्मूला है गतिज ऊर्जा का, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, इसको ध्यान रखना, 1/2 mv² का। दूसरी चीज़ 1/2 m, और गति को दुगनी कर दिया अपन ने तो 2 mv², तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? आपकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। ये मैंने सोल्व करके बता दिया। यूट्यूब पे ऐसा कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। वो बस यही बता देते कि 4 गुना हो जाती है, रट लो। रटने की बात नहीं है, समझने की बात है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव को ना सृजन किया जा सकता है, ना विनाश कर? ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है, तो साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका बी। वह झुकता है ताकि गुरुत्वीय केंद्र के आधार के अंदर बना रहे और वह उसे गिरने से बचाए। ठीक है, अब 52वां क्वेश्चन आपका जो है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। द्रव्यमान पर किसी भी चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ। दूसरी चीज़, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, बिल्कुल ये वाला सही है। और भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, ये भी बिल्कुल गलत है आपका। वरना द्रव्यमान, देखो इसमें क्या रहता है कि किसी भी चीज़ का जो वेट रहता है, वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? किसी भी चीज़ का जो वेट रहता है, जो है किसी भी चीज़ के वेट को अपन mgs से रिप्रेजेंट करते हैं, मास, द्रव्यमान और हाइट। ठीक है, तो सॉरी, एज नहीं आएगा, एज गलती से लिख दिया है, इसको मत करना। mg से रिप्रेजेंट करते हैं तो वस्तु का द्रव्यमान जो है चंद्रमा की सतह पर भी वही रहेगा और पृथ्वी की सतह पर भी वही रहेगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का मान जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर
देखो यहाँ पे मैंने व्यवस्थित लिख दिया इसको, आप फिर से देख लीजिए एक बार कि जो द्रव्यमान का वैल्यू रहती है वो घट जाती है, लेकिन जी की वैल्यू, सॉरी, द्रव्यमान की वैल्यू जो रहती है वो सेम रहती है, लेकिन जी की वैल्यू जो है आपकी, जी की वैल्यू जो है वो घटती बढ़ती रहती है। कैसे? चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू रहती है। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है कि उसके उसके भार में वृद्धि होगी, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा? भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा, मास तो वही रहेगा ना, उसके अंदर जो मोलिक्यूल्स है वो तो रहे वही लगे, लेकिन मोलिक्यूल्स पे जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उस पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो चेंज हो जाएगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होता है? लिफ्ट में कोई व्यक्ति बैठा है तो उसे अपना भार सबसे ज़्यादा कब महसूस होगा? लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, या समान वेग से नीचे आ रही हो, या समान वेग से ऊपर जा रही है। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? इसका एग्जैक्ट आंसर ये होगा कि जो लिफ्ट है वो ऊपर जा रही हो, तब इसका ये होगा। इसका बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, इसको भी मैं समझाऊंगा, लेकिन इसको मैं सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, बहुत जल्दी सेपरेट वीडियो भी आने वाली है, और बहुत जल्दी आपके लिए बहुत बड़ा बहुत जल्दी आपके लिए बहुत बड़ा बहुत बड़ा चीज़ें मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा कि क्या है, नई चीज़ लाने वाला हूँ, बहुत बड़ी नई चीज़ लाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, बाकी कोई समस्या नहीं है, उस टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए सॉरी। चलो मैं आज आपको 55 क्वेश्चन ही करवा देता हूँ, आने वाले क्वेश्चन फिर बाद में करवा दिए जाएंगे। अगली बार मैं 65 क्वेश्चन करवा दूँगा आपको साथ में। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आती है। ये चीज़ें फैक्ट है, इनको आप रट लीजिए, और मैं इनको समझा भी दूंगा आपको, पर अभी तो आप फिलहाल रट लीजिए। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको 5 बार बता दिया कि जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक होता है। 1/6। ये क्वेश्चन मैंने आपको 1000 बार बता दिया, और बहुत IMP क्वेश्चन है, बहुत IMP क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने आपको कितनी बार बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, अब 56वां क्वेश्चन में देख ही लीजिए आप। 56वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 56वां क्वेश्चन लोलक की कला अवधि या पीरियड ऑफ टाइम जो रहता है, लोलक का जो टाइम रहता है वह उसके लेंथ के अनुक्रमानुपाती होता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट ट्रिक ये याद कर लेना आप। पहली चीज़ इसके लिए आपको ये याद करना पड़ेगा, जो टाइम है या काल अवधि है, टाइम पीरियड जो है, लोलक का जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड जो है लोलक का, वो उसकी कला अवधि का वो उसकी लेंथ के अनुक्रमानुपाती होती है, या लेंथ के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद ये केवल मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कि आप कितने क्वेश्चन रटोगे यार। हर क्वेश्चन की हल्की सी ट्रिक या उसका बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तो बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर पाओगे। अब देखो, लोलक की कला अवधि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, बिल्कुल गलत। लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ये मैंने बता दिया। अब देखो, इसमें 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसी क्वेश्चन से, कि जो लोलक की कला अवधि रहती है, लोलक की कला अवधि उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। इससे आपके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब लोलक घड़ियों में गर्मियों में सुस्त पड़ जाती है। गर्मियों में सुस्त क्यों पड़ जाती है? अभी मैंने बताया आपको कि जो लोलक घड़ी का जो काल अवधि रहती है वो लेंथ के अनुक्रमानुपाती होती है। पहली चीज़ मैंने आपको ये बताई है। तो क्या होगा, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको वो मत फार्मूला मत समझ लेना, या वो मत समझ लेना, क्या मत समझ लेना कि ये सूत्र है, वो कोई सा सूत्र नहीं है, शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो लोलक घड़ी गर्मियों में सुस्त पड़ जाती है। क्या होता है, लोलक घड़ी गर्मियों में सुस्त पड़ जाती है क्योंकि वो फैल जाती है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है। लंबाई बढ़ने पर क्या होता है, लोलक का काल पीरियड जो रहता है, काल बढ़ जाता है, और उससे क्या होता है, वो समय, अब उसके लोलक घड़ी में जो ट्रेवल करने वाला जो टाइम रहता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी वो भी बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि जो वो ज़्यादा समय बताती है, पीछे चलने लग जाती है घड़ी, ऐसा होता है उसमें। तो लोलक घड़ी गर्मियों में सुस्त पड़ जाती है क्योंकि गर्मियों के दिनों में लंबे होते हैं। ये कारण नहीं है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, कुंडली में घर्षण के कारण ये भी बिल्कुल गलत है। फिर लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण जिससे
इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। दिख नहीं रहा है लेकिन इकाई दोलन में लगा हुआ समय आपका बढ़ जाएगा। अगर लोलक घड़ी ऐसे रोटेट होगी और ऐसे रोटेट होगी, मान लो ये आपका लोलक ऐसे ऐसे रोटेट होती है तो वो चीज़ें बढ़ जाती है। अब बाकी क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊँगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें, तो फिर मुझे आगे नई सीरीज चलाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं सब इंजीनियर के लिए और SSC JEE के लिए टेक्निकल सीरीज भी चालू करूँ आपके लिए। कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बनता है उसको भी मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। पहली चीज़ है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, तो इसका क्या आएगा, क्यों होती है, कारण पूछ रहा है। तो वर्षा की बूंदें जो गोलाकार होती है वो होती है सरफेस टेंशन के कारण, सतह तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। सरफेस टेंशन का केस क्या रहता है कि एक गोल बूंद रहती है, उसकी अंदर की तरफ जो है फोर्स लगता है, टेंसाइल फोर्स लगता है अंदर की तरफ। तो क्या होता है कि जो सरफेस है ये गोलाकार शेप फॉर्म कर लेती है। इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूँ। तेल दीप की बत्ती में तेल के कारण ऊपर चढ़ता है, तो जो कैपिलरिटी जो एक्शन होती है उसके कारण ऊपर चढ़ता है। बेसिकली कैपिलरिटी एक्शन क्या होती है कि जो टॉप बूंदे जो रहती है, जैसे तेल जिस बत्ती के थ्रू चलता है उस बत्ती में बूंदे के द्वारा तेल ऊपर चढ़ता है, ठीक है। तो जो बूंदे रहती है उसके द्वारा तेल ऊपर चढ़ता है, कैपिलरिटी एक्शन बोलते हैं उसे। तो इसका क्या आंसर आएगा, केशिका क्रिया जो है, केशिका क्रिया कैपिलरिटी एक्शन के द्वारा तेल ऊपर चढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं स्विच करता हूँ। अब श्यानता की इकाई क्या है, तो श्यानता की जो इकाई है वो है पाइस, ठीक है। ये तो यूनिट कन्वर्जन आपको, यूनिट कन्वर्जन के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आपकी, जिसमें ट्रिक के साथ वीडियो बनाऊंगा, वो आपको देख लोगे तो आपका फिजिक्स की जितने भी यूनिट कन्वर्जन है, जितनी भी यूनिट है वो आपको कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो की तरफ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं फोकस करता हूँ कि उत्प्लावन बल से संबंधित वैज्ञानिक है। तो उत्प्लावन बल संबंधित जो नियम जो है वो आर्किमिडीज ने जो है उत्प्लावन बल का नियम दिया था। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या बोलता है, इन्होंने एक प्रिंसिपल भी दिया था कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उस वस्तु के भार के बराबर उस जो द्रव है वो विक्षेपित होता है या हटता है, ठीक है। ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज कहाँ के थे, तो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे तो ग्रीस के वैज्ञानिक थे, वो ग्रीस से संबंधित रखते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है, तो ध्वनि तरंगे जो बेसिकली ध्वनि तरंगे की प्रकृति जो होती है अनुदैर्घ्य होती है, तो ये है अनुदैर्घ्य, इसका आंसर आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अश्रव्य ध्वनि, देखो ध्वनि के 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, एक श्रव्य ध्वनि होती है, एक अश्रव्य ध्वनि होती है, एक पराश्रव्य ध्वनि होती है। और अश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति, तरंगों की आवृत्ति कितनी रहती है, तो 20 हर्ट्ज से कम जो सुनी नहीं जा सकती है। फुसफुस की आवाज़ जो रहती है वो इसी के थ्रू आती है, जो बेसिकली 20 हर्ट्ज से जो आपका रहता है उससे कम की ध्वनि जो अश्रव्य ध्वनि के कैटेगरी में आती है, ठीक है। और अब दूसरी चीज़ है पराश्रव्य ध्वनि। तो पराश्रव्य ध्वनि की बात करते हैं, तो फिर बात करते हैं पराश्रव्य ध्वनि। तो जो पराश्रव्य ध्वनि जो 20 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि होती है वो पराश्रव्य ध्वनि के अंतर्गत आती है, ठीक। उसके बाद अब बात करें ध्वनि तरंगी जो होती है वो क्या होती है, लंबवत तरंगी भी बोलते हैं उसकी, क्योंकि वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो इसका आंसर आएगा ए, लंबवत होती है, क्योंकि वो एक दूसरे के इस तरह से ट्रेवल करती है। और ये आपका जो होता है, ये वाला पोर्शन होता है सर्ग, और ये वाला पोर्शन जो होता है ग्रत। और दो सर्गों के बीच की दूरी या दो ग्रतों के बीच की दूरी को बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। ये मैं एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ जो कि आपके क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपन। श्रव परिसर में ध्वनि की आवृत्ति, जो श्रव परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, तो जो ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि वो कौन सी ध्वनि है जिसको सुना जा सकता है और उसकी आवृत्ति क्या रहती है। तो बेसिकली वो जो ध्वनि होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि रहती है उसे श्रव्य ध्वनि बोलते हैं। उससे कौन सी ध्वनि बोलते हैं, उससे श्रव्य ध्वनि बोलते हैं। ये पेन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, मैं नया पेन के लिए ऑर्डर किया है, इस वजह से इसमें राइटिंग सही नहीं आ रही है, उसके लिए सॉरी, लेकिन कर रहा हूँ, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है।
अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि की चाल 320 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो है दाब का जो है ध्वनि की चाल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 332 ही रहेगा और मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। दाब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल जो इस्पात में अधिकतम होती है। देखो ध्वनि की चाल की मैं सीक्वेंस बता देता हूँ कि ध्वनि की चाल निर्वात में शून्य होती है। निर्वात में ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम से ध्वनि ट्रेवल नहीं कर पाती है। तो ध्वनि की जो निर्वात में चाल रहती है वो शून्य रहती है। और सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल रहती है इस्पात में। तो ये 1 नंबर डाल दिया मैंने। सेकेंड चीज़ जो रहती है ध्वनि की चाल रहती है जल में ध्वनि की चाल ज़्यादा रहती है। एंड सेकेंड थर्ड चीज़ जो है ध्वनि की चाल तीसरे नंबर पर वायु सबसे ज़्यादा रहती है इस्पात में, सेकंड जल में, और निर्वात में तो दोनों ट्रेवल ही नहीं करती है। ठीक है, ये बता ही दिया मैंने आपको। 1 नंबर, 2 नंबर और देन 3 नंबर, ये नंबर बता दिए। एक चीज़ इसमें कॉन्सेप्ट में आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली जो है कोई भी माध्यम जितना डेंस रहेगा उसमें ध्वनि की चाल बहुत ज़्यादा रहेगी। जैसे अब इसमें कॉन्सेप्ट ये देखना है कि इस्पात जो है सबसे ज़्यादा डेंसिटी रहती है, इस्पात का घनत्व सबसे ज़्यादा रहता है। उसके बाद घनत्व के मामले में पानी का घनत्व ज़्यादा रहता है, और उसके बाद वायु का घनत्व पानी से कम रहता है। तो घनत्व जितना ज़्यादा रहेगा उतनी ज़्यादा ध्वनि की चाल रहेगी। ये जो 32 वायु में ध्वनि की गति कितनी है, तो 320 मीटर पर सेकेंड रहती है। और ये हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आसान पड़ेगा, डेसिबल किसकी यूनिट है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे किसके द्वारा प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। ध्वनि तरंगे किसके कारण से प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। तो ये परावर्तन के कारण से प्रतिध्वनि और इको जो है इसका। और एक क्वेश्चन ये भी आता है इससे रिलेटेड कि जो इको जनरेट होता है वो वस्तु और सोर्स के बीच की जो डिस्टेंस रहती है वो कितनी रहनी चाहिए, दूरी रहनी चाहिए, तब इको जनरेट होगा। तो उसके लिए 17 मीटर जो डिस्टेंस रहनी चाहिए। ठीक है, कि आपका ये सोर्स है और ये सुनने वाला है, लिसनर है, इन दोनों के बीच की मतलब जहाँ से लिसनर नहीं जो ये आपका सोर्स है जहाँ से ध्वनि जनरेट हो रही है, वापस जो माध्यम है जहाँ से टकरा के वापस इस माध्यम में आने के लिए 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। तो आपकी ओर पिच जनरेट होता है। पिच का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। पिच का कॉन्सेप्ट होता क्या है। आपका जो पिच का कॉन्सेप्ट जो होता है उसमें क्या होता है कि एक ये पर्सन है और ये यहाँ पे कोई सा माध्यम है। मान लीजिए कि ये यहाँ से ध्वनि जनरेट हो रही है, इस माध्यम से टकरा के वापस ये ध्वनि इस माध्यम में आने में जितना समय लगता है उसे ही पिच बोलते हैं। यहाँ लिसनर को ध्वनि सुनाई देगी, इसे ही पिच बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से गई है ध्वनि ये, और इन दोनों सोर्सों के बीच की मैक्सिमम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। 17 मीटर होनी चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए सोर्स और परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए थी, वो 17 मीटर होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी आता है, ये लिख लीजिए। ये IMP क्वेश्चन मैंने आपको कवर कर दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। तो ये नौ चालक के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। टेलीफोन टाइप का यंत्र रहता है जो पर्टिकुलरली इसका उपयोग जो होता है ये अल्ट्रावायलेट रे जनरेट करता है। और इसका उपयोग जो है समुद्र की गहराई का नापने के लिए करता है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सोनार का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो बेसिकली समुद्र की गहराई को डिटरमाइन करने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कि ये आपका सोर्स है, ये लिसनर है। आपका जो सोर्स है वो इस दिशा में गति कर रहा है और आपका लिसनर जो इस दिशा में गति कर रहा है। ठीक है, तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि दोनों के बीच की दूरी जो है टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रही है। तो क्या होगा कि जो ये है लिसनर है उसको जो जैसे जैसे वो सोर्स से दूर होता जाएगा वैसे वैसे उसकी ध्वनि की तीव्रता कम होती जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसका जो उल्टा कॉन्सेप्ट है कि जो है आपका ये सोर्स है और लिसनर है, दोनों एक दूसरे की तरफ गति कर रहे हैं। तो क्या होगा कि जो लिसनर है उसको अधिक तीव्रता की ध्वनि सुनाई देगी। यही डॉपलर प्रभाव का सिद्धांत है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। किसी भी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव, ये तो हो ही गया था। ठीक है,
अब ये जो डॉक्टर को एक्सप्लेन किया वो आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने में काम आएगा कि जैसे कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तीक्ष्णता बढ़ती है, ऐसा किस कारण से होता है? तो ऐसा डॉप्लर प्रभाव कारण से होता है, ये मैंने आपको अभी जस्ट समझाया है। केल्विन में मनुष्य का शरीर का तापमान जो होता है 310 सेंटीग्रेड जो होता है केल्विन में मनुष्य का शरीर का तापमान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक होता है, तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो उसका टेम्परेचर बेसिकली कितना होना चाहिए? तो 40 सेंटीग्रेड -40 सेंटीग्रेड पर ये चीज़ संभव होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन परम शून्य ताप वाला क्वेश्चन आया है अपने पास। ठीक है, मेरे को कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन के बताया और वो कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूँ मैं आपको, रटाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ठीक, तब कॉन्सेप्ट बात करते हैं। न्यूनतम सम्मतम तापमान -273 सेंटीग्रेड होता है। -273 सेंटीग्रेड, इसे परमताप भी बोलते हैं अपन, इसे परमताप भी बोला जाता है। ठीक है, और अगले अगली चीज़ें मैं कल आपको ज़्यादा क्वेश्चन करता हूँ। आज तो मैं बिज़ी हूँ, थोड़ा मुझे कहाँ जाना है इसलिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें।